देखिए अब समझते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आखिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? यानी कि किसी विलयन के, यानी क्या हमारे पास किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी विलयन का निश्चित क्या होना चाहिए? आयतन। उसमें क्या विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। देखिए सूत्र द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपोन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इन एम मल्टीप्लाई 100। अब देखिए विलय की ग्राम में मात्रा, मात्रा को यानी किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? W। आयतन को 100 के लिए परसेंटेज, यानी कि W/V परसेंटेज से क्या करते हैं? द्रव्यमान आयतन को प्रतिशत को प्रदर्शित। देखिए न्यूमेरिकल करते हैं। 20 ग्राम NaCl से 250 ml विलयन बनाया गया है तो W/V परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या ज्ञात करना? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए विलय की मात्रा कितनी दी है? 20 ग्राम। विलय की मात्रा 20 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दिया है? 250 ml। विलयन का आयतन 250 ml। हमको ज्ञात क्या करना है? W/V परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालते हैं। W/V परसेंटेज ऊपर की साइड विलय की ग्राम में मात्रा, यानी विलय की ग्राम में मात्रा अपूर्ण विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस चीज में? इन एम मल्टीप्लाई 100। अब देखिए विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दी है? 20 ग्राम। आयतन कितना दिया है? 250 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 25 से 100 यानी कि 4। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 में, 4 में सॉरी, आंसर आता है 8%। यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आता है? 8%। देखिए 20 ग्राम हमको क्या दी गई है? विलय की मात्रा। 250 ml क्या है? विलयन, यानी कि विलयन बनाया गया है। अब देखिए सूत्र होता है W/V परसेंटेज का बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपोन विलयन का आयतन किस चीज में? ml में, मल्टीप्लाई 100। विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? 20। विलयन का आयतन कितना है? 250। मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी कि हमारे पास सोल्व करके आंसर आता है 8%। ऐसे हम क्या करें? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का न्यूमेरिकल। नंबर 4 पढ़ते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या चीज? देखिए यानी कि किसी विलयन के एकांक आयतन, एकांक का मतलब 1 लीटर, एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। यानी किसकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता। देखिए
देखिए नॉर्मल था किसी विलयन के एकांक, एकांक का मतलब होता है 1 लीटर। एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसके? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलता का फॉर्मूला देखिए, यानी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन, इस चीज में इन लीटर, यानी कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, किस चीज में? लीटर में। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांक की भार। अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किस चीज में? इन लीटर। यानी कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांक की भार। विलय का भार यानी कि W, तुल्यांक की भार अपॉन आयतन V। अब क्या करते हैं? V के अपॉन में क्या मानते हैं? 1, यानी कि बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। W अपॉन E। नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से, यानी कि n बराबर होता है W अपॉन E। अब देखिए नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, किस चीज में? इन लीटर। ग्राम तुल्यांकों की संख्या फॉर्मूला विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांक, विलयन का आयतन किस चीज में? लीटर में। विलय के भार को प्रदर्शित करते हैं W से, तुल्यांक की भार को E से, यानी कैपिटल E से, अपॉन V। अपॉन में मानते हैं 1, यानी कि बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। n बराबर क्या होता है? W अपॉन E, V इन लीटर। देखिए नॉर्मलता बेस न्यूमेरिकल करते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलयन में घोला गया, तो विलयन की क्या ज्ञात कीजिए? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 4.9 ग्राम क्या दिया है? विलय की मान, यानी कि W बराबर 4.9 ग्राम। 250 ml क्या है? विलयन का आयतन, यानी V बराबर 250 ml। हमारे पास आयतन होना चाहिए लीटर में, दिया है ml में। अगर ml को लीटर में चेंज करते हैं 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड, यानी 250 अपॉन 1000 लीटर में। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है हमारे पास n बराबर W अपॉन E। E क्या होता है? तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार क्या होता है? विलय का भार अपॉन संयोजक भार। देखिए E बराबर होता है पदार्थ का भार अपॉन संयोजक। अब हमारे पास पदार्थ है H2SO4, यानी कि क्या निकालना? अणुभार, सॉरी अणुभार। H2SO4 का क्या निकालते हैं? अणुभार। H का अणुभार कितना होता है? 1। कितने हैं? 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस। सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन का होता है 16। 2 32। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 16 की 4, यानी कि 64। 32 2 34 64 बराबर 18, यानी क्या होता है? अणुभार 18। अब निकालते हैं संयोजक।
यानी कि H2SO4 जो होता है H पर प्लस चार्ज होता है, SO4 पर -2। अब क्या करते हैं, आयन बराबर करते हैं, यानी कि 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब क्या होती है यहाँ पे 2H प्लस आयन, लेकिन संयोजकता तो हमारे पास तुल्यांकी भार आता है 49। W की वैल्यू दी गई है 4.9, T की वैल्यू हमारे पास आई है, V की वैल्यू है 250/1000। अब देखिए 1000 कहाँ पे जाता है, ऊपर की साइड। अब 49 पॉइंट हटाते हैं, 1 0 बढ़ाते हैं, 49 से 49 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 0 से 0, यानी कि 10 बचता है 25। अब 25 से क्या करते हैं 10 को डिवाइड, यानी कि 25 से क्या करते हैं 10 को डिवाइड, टेबल नहीं चलता, हम क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं, 25 चौक, यानी आंसर आता है 0.4। n का मतलब 9। दोबारा समझते हैं, यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है 4.9 ग्राम क्या H2SO4, यानी कि विलय की मात्रा, 250 ml क्या है विलियन, हमें ज्ञात करनी है विलियन की नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है W/EV। अब देखिए W 4.9, V 250 ml को कैसे चेंज करते हैं लीटर में, यानी कि 1000 से क्या करते हैं डिवाइड। अब देखिए फिर निकालते हैं E, यानी E कैसे निकालते हैं, पदार्थ का अणुभार अपॉन संयोजकता, अणुभार हम निकालते हैं, यानी कि H का होता है 1, H के कितने हैं हमारे पास 2, यानी कि 2 × 1, फिर प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 4, यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मल्टीप्लाई करते हैं 64, इसके बाद सोल्व करने के बाद आता है 98, यानी कि 98। अब देखिए पदार्थ का अणुभार कितना है 98, फिर निकालते हैं संयोजकता H2SO4 की निकालते हैं, यानी कि देखिए H प्लस SO4 -2। अब देखिए दोनों की करते हैं संयोजकता बराबर, यानी इक्वल, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, अब क्या करते हैं 2i, यानी कि 2 से क्या करते हैं 98 को डिवाइड, आंसर आता है 49। अब देखिए निकालते हैं, यानी कि हमारे पास तुल्यांकी भार कितना है 49, फॉर्मूले में रखते हैं, W की वैल्यू क्या है 4.9 अपॉन 49, 250/1000, 1000 को कहाँ पे लेके जाते हैं ऊपर की साइड। अब क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 49 से 49 कैंसिल, 2 0 से 2 0, यानी कि 10/25। 25 से क्या करते हैं 10 को डिवाइड, आंसर आता है 0.4 नॉर्मलता, यानी कि ऐसे हम क्या करते हैं नॉर्मलता के न्यूमेरिकल। मोलरता देखिए क्या चीज़ है, यानी कि किसी विलयन के एकांक आयतन में विलय के मोलों की संख्या, किसकी विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता। लिखते हैं देखिए मोलरता किसी विलयन के एकांक आयतन, एकांक का मतलब एक ही, एकांक आयतन में विलय के मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या क्या कहलाती है विलयन की मोलरता। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, यानी कि विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता। अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, इस चीज में इन लीटर, यानी मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलय का अणुभार, यानी विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इस चीज में इन लीटर।
अब देखिए भार को प्रदर्शित करते हैं W से, अणुभार को स्मॉल है, आयतन को V से, V के अपोन में मानते हैं 1, यानी बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, आता है हमारे पास W/mv, V इन लीटर। मोलारता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, यानी कि कैपिटल M बराबर W/mv, V इन लीटर। दोबारा समझते हैं मोलारता। किसी विलयन के एकांक आयतन, एकांक का मतलब 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलारता कहलाती है। इसे कैपिटल M से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। मोलारता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किस चीज में होना चाहिए? इन लीटर। विलय के मोलों की संख्या क्या आता है? विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार। नीचे की साइड विलयन का आयतन। भार को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w, अणुभार को स्मॉल m अपॉन v। अब v के अपोन में मानते हैं 1, यानी कि बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। हमारे पास आता है W/mv, v किस चीज में? इन लीटर में। देखिए हमको न्यूमेरिकल दिया गया है 5.85 ग्राम NaCl, यानी कि क्या है? विलय का भार 200 ml विलयन में घुला है। इसमें 200 ml विलयन में घुला है। अब देखिए विलयन की मोलारता की गणना कीजिए। मोलारता यानी कि m बराबर क्या होता है? W/mv, v किस चीज में? इन लीटर। हमको दिया है W, यानी कि 5.85 ग्राम। विलयन का क्या दिया है? आयतन, यानी V बराबर 200 ml। अब क्या करते हैं? ml को लीटर में चेंज करते हैं, यानी कि 1000 से भाग। अब हमारे पास m की वैल्यू, यानी कि अणुभार निकालते हैं NaCl का अणुभार। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ऐड करते हैं, यानी 35.5 हमारे पास आता है 58.5। फॉर्मूला होता है m बराबर W/mv, v इन लीटर। W की वैल्यू 5.85, m की वैल्यू 58.5 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 200/1000। अब क्या करते हैं? पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ा, पॉइंट हटाते हैं 3 जीरो। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 0 कैंसिल, फिर कैंसिल, उसके बाद फिर कैंसिल। 585 से 585 कैंसिल, यानी कि हमारे पास आता है 1/2। 2 से क्या करते हैं? 1 को डिवाइड, यानी आंसर आता है 0.5 m। m का मतलब मोलारता। अब देखिए दोबारा समझते हैं, यानी कि 5.85 ग्राम क्या दिया है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुलाए। किसमें? 200। विलयन की मोलारता की गणना कीजिए, इसकी मोलारता। अब देखिए W का मान दिया है 5.85 ग्राम, V की वैल्यु दी है 200 ml। ml को चेंज करते हैं लीटर में, यानी कि लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग, यानी कि 200/1000 लीटर। अब NaCl का क्या निकालते हैं? अणुभार। Na का क्या होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, यानी कि हमारे पास आता है 58.5। फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर W/mv, v किस चीज में? इन लीटर। W की वैल्यू हमारे पास 5.85, m की वैल्यू 58.5, v की वैल्यु 200/1000। अब क्या करते हैं? पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ाते हैं, पॉइंट हटाकर 1 जीरो बढ़ाते हैं।
अब देखिए 585 से 585 कैंसिल, यानी कि क्या कहते हैं डिवाइड। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो, फिर जीरो से जीरो, फिर जीरो से जीरो। देखिए समझते हैं, यानी कि 5.85 ग्राम क्या लिया है NaCl। 200 ml विलियन में क्या है मिला। विलियन की क्या ज्ञात करनी है मोलर, यानी W की वैल्यू दी है 5.85 ग्राम, V की वैल्यू दी है 200 ml। ml को चेंज करते हैं इस चीज़ में लीटर में, यानी कि 1000 से क्या करते हैं डिवाइड। उसके बाद NaCl का क्या निकालते हैं अनुभार। Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, आता है हमारे पास अनुभार 58.5। फॉर्मूला होता है मोलरता का M बराबर W/mv, V यानी कि इन लीटर में, W की वैल्यू 5.85, M की वैल्यू 58.5, V की वैल्यू 200/1000। अब क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं, यानी कि 2 जीरो बढ़ाते हैं, उसके बाद 1 जीरो बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं 585 को 585 क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि दोनों क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से दूसरी, फिर तीसरी जीरो, अब बच गया एक जीरो, एक जीरो होती है ऊपर से, यानी कि 1/2 आता है। 2 से क्या करते हैं 1 को डिवाइड, आंसर आता है 0.5 m। m का मतलब मोलरता। ऐसे हम क्या करते हैं मोलरता के क्वेश्चन करते हैं। देखिए समझते हैं मोलरता, यानी क्या मोलरता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलक संख्या क्या कहलाती है मोलरता, यानी कि विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए 1 किलोग्राम, उसमें विलय के मोल जितने भी होते हैं क्या कहलाते हैं मोल। देखिए मोलरता 1 किलोग्राम यानी क्या है विलायक, इस बार क्या है विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता। इसे स्मॉल m से क्या करते हैं प्रदर्शित या व्यक्त। अब देखिए मोलरता बराबर होता है मोलरता विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, किस चीज में विलायक का भार इनकी, यानी कि इस चीज में होना चाहिए किलोग्राम। अब देखिए विलय के मोलक संख्या क्या होता है विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार। विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार अपॉन विलायक का भार इन kg। देखिए भार को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w, अणुभार को स्मॉल m, विलायक का भार यानी कि लेते हैं कैपिटल W। अपॉन में क्या मानते हैं भार, यानी बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। W अपॉन m कैपिटल W इन kg। मोलरता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m, यानी कि यहाँ पे मोलरता है स्मॉल m और यहाँ पे अणुभार यानी कि इसका विलय का अनुभार। दोबारा समझते हैं मोलरता यानी क्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसकी विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से क्या करते हैं प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, किस चीज में इन kg। विलय के मोलक संख्या क्या होता है विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार अपॉन विलायक का भार इन kg। विलय का भार स्मॉल w, विलय का अनुभार स्मॉल m, विलायक का क्या मानते हैं कैपिटल W, अपॉन में 1 मान लेंगे, यानी कि बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। हमारे पास आता है m बराबर W अपॉन m कैपिटल W इन kg, यानी विलायक की क्या है मात्रा। ऐसे हम क्या करते हैं मोलरता के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि H2SO4 की मात्रा कितनी है 4.9, 250 ग्राम में क्या है घोला गया है। विलियन
की मोललता क्या होगी, यानी W की वैल्यू है 250 ग्राम यानी विलायक। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करनी है, मोललता। मोललता का सूत्र क्या आता है, M बराबर W/M कैपिटल W। अब हमें निकालना है M यानी कि अणुभार। इस चीज का H2SO का निकालते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, यानी हाइड्रोजन कितने अणु, 2 मल्टीप्लाई 1। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 32 64। अब 32 में 2 क्या करते हैं, यानी कि 34। आंसर आता है 90, यानी कि H2SO4 का अणुभार होता है 98। निकालते हैं M बराबर W/M कैपिटल W, इस चीज में अब देखिए W की वैल्यू 4.9, M की वैल्यू 90, कैपिटल W 250 ग्राम। ग्राम को चेंज करते किलोग्राम में, यानी कि 1000 से डिवाइड। अब देखिए पॉइंट हटाते हैं, 0 बटे 0 से 0 से 0। अब क्या होता है, 10 की मल्टीप्लाई 90 क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं 5, फिर कैंसिल करते हैं, यानी कि 1/5 क्या आता है आंसर। अगर हम चाहें क्या करते हैं, 1 को 5 से डिवाइड, 0.2 M का मतलब मोललता, यानी कि हमारी मोललता कितनी आई, 0.2 M। दोबारा समझते हैं, 4.9 ग्राम क्या दिया H2SO को 250 ग्राम जल में खोला गया, यानी कि 250 ग्राम क्या है, विलायक की मात्रा। विलियन की मोललता क्या होगी। अब देखिए मोललता का सूत्र क्या होता है, W/M कैपिटल W। कैपिटल W यानी कि इनके विलायक की मात्रा। W बराबर दिया है 4.9 ग्राम, कैपिटल W बराबर 250 ग्राम। अब H2SO4 क्या निकालते हैं, अणुभार आता है 98। M बराबर क्या है, W/M कैपिटल W इन केजी। W की वैल्यू 4.9, M की वैल्यू 98, कैपिटल W 250 को चेंज करते हैं किस चीज़ में, किलोग्राम, यानी कि क्या करते हैं 1000 से भाग, 1000 से भाग किया, उसके बाद पॉइंट हटाते हैं, यानी 1 0 बढ़ाते हैं, उसके बाद सोल्व करके आता है आंसर 0.2 M, यानी कि क्या, मोललता। ऐसे हम क्या करते हैं, मोललता के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए समझते हैं मोल प्रभार, यानी कि मोल प्रभार क्या चीज़ है। देखिए किसी विलियर में उपस्थित, यानी कि विलियर में क्या होती है, 2 चीज़, विलय प्लस विलायक। देखिए क्या लिखा है, किसी विलियर में उपस्थित विलय अथवा विलायक का मोल प्रभार, विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि क्या, विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या, वह कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि मोल प्रभार क्या होता है, बराबर। देखिए हम समझते हैं, अगर हमको निकाला है विलय का मोल प्रभार, ऊपर की साइड आता है विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय के मोलों की संख्या।
नीचे की साइड आता है कुल मोलक संख्या, कुल मोलक यानी कि टोटल विलियन के मोलक संख्या। अगर हमको विलायक की ज्ञात करनी है, विलायक का मोल प्रभाज, ऊपर की साइड विलायक के मोलक संख्या, इसके विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या, कुल मोलों की, यानी कि अगर हम विलय का मोल प्रभाव निकालते हैं तो ऊपर की साइड विलय के मोलक संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या, कुल का मतलब विलयन के कुल मोलक संख्या, विलायक का मोल प्रभाव निकालते हैं तो विलायक के मोलक संख्या नीचे कुल मोलक संख्या। ऐसे क्या होता है मोल प्रभाव। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं मोल प्रभाव का। 36 ग्राम H2O, 40 ग्राम C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल व 32 ग्राम CH3OH मेथिल अल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। विलयन में प्रत्येक का मोल अंश यानी कि मोल प्रभाव कितना है। अब देखिए 36 ग्राम क्या दी है H2O की मात्रा, हमको निकालना है मोलों की संख्या। पहले मोलों की संख्या के लिए सूत्र होता है N बराबर W/N, W यानी भार, M अनुभार। अब देखिए H2O के क्या निकालने मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या यानी W/N। H2O का क्या निकालते हैं अनुभार, हाइड्रोजन का अणुभार 1 यानी कि अणु 2, ऑक्सीजन का 16 आता है 18, ये W की वैल्यू 36, M की वैल्यू 18 यानी कि मोलक संख्या आती है 2। उसके बाद एथिल C2H5OH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या W/N यानी कि अणुभार निकालते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल। कार्बन का होता है 12, 2 × 12 है ना। हाइड्रोजन का होता है 1, 5 × 1। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 24, 29 यानी कि एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है 36। अब देखिए हमको वैल्यू दी है 36, सॉरी होता है यानी अणुभार होता है एथिल अल्कोहल का 40। 40 से क्या करते हैं 40 को डिवाइड 1 होता है। उसके बाद मेथिल अल्कोहल CH3OH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या W/N यानी कि मेथिल अल्कोहल का क्या निकालते हैं अणुभार CH3OH। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 12, 3, 17 यानी कि कितना आता है 32, 32/32 1 यानी कि H2O के मोलों की संख्या 2, एथिल अल्कोहल के 1, मेथिल अल्कोहल के 1। उसके बाद निकालें कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या ऐड करते हैं 2, 1, 1 यानी कि 4। सबसे पहले निकालते हैं H2O का मोल प्रभाव, H2O का मोल प्रभाव या मोल का मोल यानी कि ऊपर की साइड H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। H2O के मोलक संख्या 2,
कुल मोलक संख्या 4 यानी कि 1/2। H2O का मोल अंश होता है 1/2 आता है। उसके बाद एथिल अल्कोहल C2H5OH का मोल अंश। ऊपर की साइड एथिल अल्कोहल के मोलक संख्या, नीचे की साइड कुल मोलक संख्या। C2H5OH के मोलों की संख्या अपना कुल मोलों की यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलक संख्या 1, कुल मोलक संख्या आंसर आता है 1/4। उसके बाद निकालते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH का मोल अंश, यानी ऊपर की साइड मेथिल अल्कोहल के मोलक संख्या CH3OH के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या। मेथिल अल्कोहल के कितने हमारे पास 1, कुल 4 यानी कि 1/4 आंसर आता है। हमारे पास H2O का कितना है 1/2, एथिल अल्कोहल का 1/4, मेथिल अल्कोहल का 1/4। दोबारा समझते हैं, यानी कि 36 ग्राम क्या दिया है H2O, यानी कि उसका क्या दिया है वेट। 40 ग्राम क्या दिया है एथिल अल्कोहल, 32 ग्राम क्या दिया गया मेथिल अल्कोहल, यानी कि तीनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। हमें क्या करना है विलियन में प्रत्येक का मोल अंश, यानी कि H2O का अलग, C2H5OH का अलग, CH3OH का अलग। सबसे पहले हम निकालते हैं मोलक संख्या। क्यों? क्योंकि मोलों की संख्या की क्या होती है आवश्यकता। H2O के मोलक संख्या यानी कि W कौन है, W की वैल्यू है 36 ग्राम, M कितना है 18 यानी कि आता है 2। H2O के मोलक संख्या 2। उसके बाद C2H5OH के मोलों की संख्या यानी कि 40 ग्राम, M कितना है 40 आता है 1, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलक संख्या आती है 1। इसके बाद मेथिल अल्कोहल W कौन है यानी कि 32/32 यानी कि अणुभार भी कितना होता है 32 आता है 1। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है कुल मोलक संख्या। कुल मोलक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि जितने भी इसमें भाग लिया है, जितने पार्ट में क्या करते हैं उनको टोटल को ऐड। कुल मोलक संख्या 2 1 1 यानी कि क्या आता है 4। उसके बाद H2O का मोल अंश यानी कि H2O के मोलक संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या। H2O के मोलक संख्या 2 कुल 4 यानी कि 1/2। उसके बाद ऐसे ही निकालते हैं C2H5OH। ऊपर की साइड C2H5OH के मोलक संख्या कुल मोलक संख्या, C2H5OH के मोलक संख्या 1 कुल मोलक संख्या 4 यानी कि 1/4। उसके बाद मेथिल अल्कोहल क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल के मोलक संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या कितनी है 1 यानी कि 1/4। ऐसे क्या करते हैं हम मोल अंश के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि विलियन की मोल भिन्न क्या होता है इकाई, यानी कि मोल भिन्न किसको बोलते हैं, मोल अंश को या मोल प्रभाव। उसका मान कितना होता है विलियन के लिए 1। देखिए विलियन में 2 चीज होती है, यानी कौन कौन सी, विलय और विलय। हम मानते हैं, माना विलय के मोलक संख्या, माना विलय के मोलक संख्या यानी कि स्मॉल m। उसके बाद विलायक क्या मानते हैं, विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल m, यानी कि विलय के मोलों की संख्या Na, विलायक के Nb। अब कुल मोलों की संख्या यानी कि विलयन में कुल मोल, दोनों को क्या करते हैं कुल मोल की संख्या Na प्लस Nb। सबसे पहले निकालते हैं विलय के मोल में, विलय की मोल में यानी ऊपर की साइड विलय के मोलक संख्या, नीचे की साइड कुल मोलक संख्या। विलय के मोलों की संख्या अपॉन
कुल मोलक संख्या, कुल मोलक संख्या। विलय के मोलक संख्या Na, कुल मोलक संख्या Na प्लस Nb। उसके बाद निकालते हैं विलायक, विलायक की मोल भिन्न, यानी ऊपर की साइड विलायक के मोलक संख्या, नीचे की साइड कुल मोलक संख्या। विलायक के मोलक संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या, यानी कि विलायक के मोलक संख्या Nb टोटल Na प्लस N। हमको निकाल लिया है विलयन की। विलयन में क्या होते हैं, दोनों चीजें होती है। ये क्या करते हैं, दोनों को ऐड, विलयन की मोल भिन्न, यानी कि विलय के मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न को क्या करते हैं, ऐड। Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb, Na अपॉन Nb। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि क्या आता है एलसीएम से Na प्लस N ऊपर की साइड से, यानी कि विलयन की मोल भिन्न का आंसर आया हमारे पास 1। अब दोबारा समझते हैं, सिर्फ कीजिए कि विलयन की मोल भिन्न क्या होती है, इकाई, यानी एक आंसर लेगा। अब देखिए विलयन में दो चीज होती है, विलय प्लस विलायक। विलय के मोलक संख्या मानते हैं, विलायक के हैं, कुल मोल कितने हैं, दोनों क्या करते हैं, Na प्लस N। सबसे पहले निकालते हैं विलय की मोल भिन्न, यानी कि विलय के मोलक संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या। ऊपर की साइड Na, यानी कि विलय के मोलक संख्या, नीचे टोटल Na प्लस Nb। उसके बाद विलायक की मोल भिन्न, विलायक के मोलक संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या, विलायक के मोलक संख्या Nb अपॉन Na प्लस Nb, यानी क्या आता है हमारे पास विलायक की मोल भिन्न। उसके बाद विलयन की, और क्या करनी है, ज्ञात विलयन की मोल भिन्न। विलयन में क्या होती है, दो चीज होती है, विलय और विलायक दोनों क्या करते हैं, ऐड करने के पश्चात क्या आता है, 1। ऐसे क्या करते हैं हम, विलयन की मोल भिन्न का मान 1 सिद्ध करते हैं। देखिए आज समझते हैं हेनरी का नियम, यानी कि हेनरी का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, यानी कि ताप क्या होता है, स्थिर ताप पर वो स्टार्टिंग का ही है, जरा सा पार्ट वो बिल्कुल स्टार्टिंग का, वो ना उस टाइम अरे वो क्या किया, लाल शर्ट का पोज लगा रखा है। वो उसका थंबनेल का उसका वो नहीं मिला था सही, तो वो बना बनाया था, उसके चक्कर में मैंने वही लगा दिया। हाँ वो एक ही उसमें है, वीडियो में ऐसा है बस, बाकी सब में रह रहा है। मैंने कहा कौन थंबनेल पे ध्यान दे रहा है, अंदर तो पढ़ने से मतलब है बच्चों को। मेरी शादी से जा रही चैप्टर में इस तरफ, पहले तो मैंने पहले लगा रखा, तू पहले लगा रखा, मेरा ध्यान तो गया। हाँ अच्छा देखिए समझते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, यानी कि ताप क्या कांस्टेंट, स्थिर ताप पर किसी गैस की दर में विलेयता उसके दाब में क्या होती है, समानुपाती, यानी कि जितना दाब बढ़ता है उतनी ही गैस क्या होती है, दरों में घुलती है। देखिए फॉर्मूला होता है M प्रोपोर्शनल P। M यहाँ पे क्या है,
गैस की मात्रा P, गैस द्वारा लगाया गया दाब। अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्या लेते हैं, एक नियतांक KH। H क्यों, हेनरी के नाम पर। KH बराबर M/P, जहां N गैस की मात्रा, P गैस द्वारा लगाया गया दाब। दोबारा समझते हैं। इस नियम के अनुसार यानी कि स्थिर दाब पर किसी गैस की दरों में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जितना दाब बढ़ता है दरों में उतनी क्या होती है, गैस घुलती है। M प्रोपोर्शनल P। अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक नियतांक लेते हैं, हेनरी नियतांक। KH बराबर क्या होता है, M/P। एक दूसरी परिभाषा है, उसको समझते हैं। देखिए दूसरी डेफिनेशन, स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि मोल भिन्न के समानुपाती होता है गैस का दाब। P प्रोपोर्शनल मोल, यानी जाए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हेनरी नियतांक लेते हैं, यानी K-H लेते हैं। K-H क्या आता है, यहाँ से K-H P/N, यानी कि गैस द्वारा लगाया गया दाब और गैस की मोल में, जहां P क्या है, गैस द्वारा लगाया गया दाब। गैस की मोल, गैस की मोल भी, यानी कि हमें क्या करना है, ताप स्थिर रखना है। स्थिर ताप पर गैस का दाब क्या होता है, गैस की मोल भिन्न के समानुपाती, यानी कि जितना दाब बढ़ता है उतनी क्या बढ़ती है, मोल भिन्न का मान बढ़ता है। हेनरी नियम के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 1 क्या, सोडा वाटर की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश, यानी कि क्या करते हैं हम, जो सोडा वाटर की बोतल होती है टेम्परेचर स्थिर रहता है और क्या करते हैं, दाब, अधिक दाब के साथ हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रवेश कराते हैं, यानी कि सोडा वाटर की बोतल में हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश किस नियम पर करते हैं, हेनरी के नियम पर। नंबर 2, देखिए उपयोग समझते हैं, यानी हेनरी नियम के उपयोग। सबसे पहले सोडा वाटर की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम प्रवेश कराते हैं किसमें, सोडा वाटर की बोतल में, हेनरी के नियम कैसे, यानी कि दाब अधिक लगाया जाता है तो गैस की मात्रा भी अधिक होती है। नंबर 2, गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम गैस का प्रवेश, यानी कि तीनों गैस का प्रवेश किस नियम पर किया जाता है, हेनरी नियम पर। अब देखिए ऑक्सीजन होती है, यानी कि उच्च दाब पर क्या होती है, रक्त में आसानी से घुल जाती है, रक्त का संचार चलता रहता है। नाइट्रोजन क्या होती है, बलबुले के रूप में बाहर होती रहती है। हीलियम क्या करती है, शरीर को हल्का कर कर क्या करते हैं, गोताखोर क्या होता है, पानी की सतह पर आ जाता है, इसलिए क्या कराते हैं, इन गैसों का मिश्रण प्रवेश कराते हैं गोताखोर के सिलेंडर में। नंबर 3, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में दाब कम होने के कारण, यानी क्या होता है, ऊपर की साइड चलते हैं, दाब में कमी आती है। हमने पढ़ा है M प्रोपोर्शनल P, यानी कि अगर दाब में कमी आती है गैस की मात्रा भी कम होती है, यानी कि दाब कम होने के कारण
ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण व्यक्तियों में एनोक्सिया, कौन सा रोग, एनोक्सिया रोग हो जाता है। यानी कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, दाब में कमी आती है। दाब में कमी आने के कारण क्या होता है, गैस की मात्रा कम बनती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, एनोक्सिया। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि किसी विलयन के गुण विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि विलय के कणों की संख्या और अणुओं की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 वाष्पदाब में अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन, नंबर 4 प्राशन दाब। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। वाष्पदाब अवनमन समझने से पहले समझते हैं वाष्पदाब क्या होता है, हेडिंग डालते हैं वाष्पदाब। देखिए वाष्पदाब क्या होता है, किसी विलायक के अणुओं द्वारा विलायक की सतह पर लगाए जाने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्पदाब। यानी कि किसी विलायक के अणुओं द्वारा सतह पर लगाए जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है, वाष्पदाब। अब समझते हैं वाष्पदाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना, यानी कि जब हम किसी विलायक में क्या डालते हैं, अवाष्पशील वैद्युत अनवघटक, तो उसके वाष्पदाब में कमी हो जाती है। वही कमी ही क्या कहलाती है, वाष्पदाब में अवनमन। यानी कि अवाष्पशील वैद्युत अनवघटक डालते हैं, यानी कि जो अपने आयनों में नहीं टूट सकते, क्या होता है, उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। कमी ही क्या कहलाती है, वाष्पदाब अवनमन। देखिए किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनवघटक, यानी कि जो अपने आयनों में नहीं टूटता, डालने से उसके वाष्पदाब में कमी हो जाती है। हुई यह कमी क्या कहलाती है, वाष्पदाब अवनमन। अब देखिए वाष्पदाब अवनमन बराबर वाष्पदाब अवनमन बराबर, यानी कि क्या हुई है, कमी, हमको निकालनी है कमी। विलायक का वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब, यानी हमको क्या निकालनी है, कमी। विलायक का वाष्पदाब पहले अधिक था, बाद में क्या, कम, यानी कि हमको क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कमी निकल जाती है। पहले क्या थी, एक मिनट, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी, डेल्टा टी से क्या करते हैं, प्रदर्शित, यानी कि क्या होता है, डेल्टा टी बराबर विलायक का वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब। देखिए वाष्पदाब में अवनमन क्या होता है, यानी कि विलायक का वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब, पहले क्या था, अधिक था, बाद में कम हुआ, यानी कि हमको निकालनी है कमी। क्या करते हैं, अधिक से कम वाले को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, यानी कि कमी निकल जाती है। विलायक का वाष्पदाब को प्रदर्शित करते हैं पी, विलयन के पी एस, एस का मतलब सॉल्यूशन,
यानी कि P माइनस पी एस बोलते हैं। अब चलते हैं वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। यानी कि किसी विलयन का वाष्पदाब में अवनमन व विलायक का वाष्पदाब दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यानी कि वाष्पदाब अवनमन अपॉन विलायक का वाष्पदाब दोनों का ही अनुपात क्या कहलाता है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन का वाष्पदाब में अवनमन यानी कि क्या अवनमन व विलायक का वाष्पदाब का अनुपात क्या कहलाता है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यानी सूत्र बनता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्पदाब में अवनमन अपोन विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब। अब देखिए वाष्पदाब में अवनमन कितना है? P माइनस पी एस। लिखते हैं P माइनस पी एस। विलायक का वाष्पदाब यानी कि P। हमारे पास सूत्र बनता है P माइनस पी एस अपॉन P। यानी क्या होता है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए राउल्ट के नियम से हमें क्या निकालना है? अनुभार किसका? विलयन। यानी क्या आता है? किसी विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है किसके? मोल बिंदु। यानी कि P माइनस पी एस अपॉन P बराबर होता है N अपॉन N प्लस कैपिटल N। यानी कि स्मॉल n विलय का, विलय के मोलक संख्या, कैपिटल N क्या होता है? विलायक के, स्मॉल n क्या होता है? विलय। यानी कि अब हम लेते हैं अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए क्या होता है? यानी कि विलय की मात्रा क्या होती है? कम, यानी कैपिटल एन का मान बड़ा होता है स्मॉल एन से। हम मानते हैं यानी कि एन प्लस कैपिटल एन बराबर लगभग बराबर कैपिटल एन रखते हैं P माइनस पी एस अपॉन P एन अपॉन एन क्या है? यानी मोलों की संख्या। अब देखिए मोलों की संख्या का सूत्र क्या था हमारे पास? n बराबर W अपॉन n, यानी कि विलय का भार अपॉन विलय का अनुपात। P माइनस पी एस अपॉन P W अपॉन n, ऐसे ही कैपिटल एन का, यानी कि कैपिटल W अपॉन कैपिटल एन। अब क्या करते हैं? बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर निकालते हैं। यानी कि P माइनस पी एस अपॉन P स्मॉल w कैपिटल N स्मॉल n कैपिटल W। हमको निकालना है अनुभार यानी कि स्मॉल n। अब क्या करते हैं? n को इधर की साइड, P माइनस पी एस को अपॉन में P को उधर की साइड, यानी m बराबर P स्मॉल w n अपॉन P माइनस पी एस कैपिटल W। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आता है m बराबर स्मॉल p स्मॉल w कैपिटल n अपॉन P माइनस पी एस कैपिटल W। यानी कि यहाँ पर n क्या है? जहाँ n विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। उसके बाद P क्या है? विलायक का वाष्पदाब,
विलायक का वाष्पदाब। W विलय का भार, विलय का भार। कैपिटल M विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार। उसके बाद PS विलयन का वाष्पदाब। कैपिटल W विलायक का भार, विलायक का भार। देखिए दोबारा समझते हैं। राउट के नियम से यानी क्या करना है, विलय के अणुभार की गणना, m का मान निकालना है। स्मॉल m क्या होता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन उसकी मोल विन के क्या होता है बराबर, यानी कि P माइनस PS अपॉन P बराबर n अपॉन n प्लस कैपिटल n। हम लेते हैं अति तनु विलयनों के लिए, यानी कि n का मान क्या है, विलायक का बड़ा, यानी कि देखिए कैपिटल N का मान स्मॉल n से बहुत अधिक बड़ा है। हम मानते हैं n प्लस कैपिटल N को लगभग बराबर कैपिटल N, यानी कि P माइनस PS अपॉन P बराबर होता है n अपॉन कैपिटल N। n क्या है, मोलक संख्या, W अपॉन n, यानी कि W अपॉन n। ऐसे ही कैपिटल N को कैपिटल W अपॉन कैपिटल N मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि P माइनस PS अपॉन P आता है W, फिर आता है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, स्मॉल m को निकालते हैं, यानी कि n बराबर आता है PW कैपिटल M अपॉन P माइनस PS कैपिटल W। जहाँ देखिए m क्या है, विलय का अणुभार, P क्या है, विलायक का वाष्पदाब, W क्या है, विलय का भार, M क्या है, विलायक का अणुभार, PS क्या है, विलयन का वाष्पदाब, W क्या है, विलायक का भार, यानी कि कैपिटल W विलायक का